प्लांट सेल के अंदर कुछ मोटे डिफरेंसेस होते हैं, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाके। आपको पता है जैसे प्लांट सेल के अंदर एक तो सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल के अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सारे प्रोटोप्लास्ट होता है, या हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसका साइटोप्लाज्म होता है। तो इस तरह से हमने ये देखा है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल के अंदर और क्या चीज़ नहीं होती है, तो दूसरी जो चीज़ होती है एनिमल सेल के अंदर वो क्या होता है, इसके अंदर एनिमल सेल में लवक या प्लास्टिड्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स का मतलब होता है जिसमें वर्णक पाए जाते हैं, तो वो एनिमल सेल के अंदर नहीं होते, क्योंकि एनिमल सेल जो होती है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, वो पूरी तरह से हेटरोट्रॉफस होती है, जबकि प्लांट सेल ऑटोट्रॉफस होती है। और ऑटोट्रॉफस होने की वजह से इसके अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड होंगे यहाँ पर। ओके, तो ये कुछ मोटे डिफरेंसेस हैं, हम डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में मैं थोड़े बहुत जो कॉमन डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमको। प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली क्या होता है, एक प्रॉपर शेप में होता है, लेकिन एनिमल सेल का स्ट्रक्चर इरेगुलर होता है। क्यों इरेगुलर होता है, क्योंकि उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है एनिमल सेल के अंदर, उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, नहीं होती है, तो इस वजह से वहाँ पर। तो एक प्रारूपिक पादप कोशिका की संरचना के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक प्रारूपिक प्लांट कोशिका क्या होती है। आप यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर इसको आराम से एक बार देख लीजिए, जहाँ पर हम एक एक करके इसके कंटेंट्स के बारे में। तो जनरली हम मेनली अगर हम देखें तो कोई भी प्लांट सेल होती है वो 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है, 3 पार्ट्स से बनी हुई होती है, 3 पार्ट उसके भाग होते हैं। एक तो उसका सेल वॉल एंड पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। दूसरा जो सेल का घटक होता है वो होता है उसका साइटोप्लाज्म, और तीसरा जो घटक होता है उसका वो है उसका न्यूक्लियस। मतलब कोई भी सेल का जब हम स्टडी करते हैं तो ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल है। एनिमल सेल है तो उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी। अगर हम उसके बाद में उसका साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होगा। तो इस तरह से हम किसी भी सेल का जब स्टडी करते हैं तो उसको हम 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, 3 भागों में विभेदित कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हम यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एक फ्लो डायग्राम है जिसमें प्लांट सेल को हमने स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो प्लांट सेल के बारे में बताया हुआ है। सबसे बाहर की तरफ आप देख पा रहे हो क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, जो आप इस डायग्राम के अंदर देख पाओगे। सबसे बाहर की तरफ आपको ये सेल वॉल दिखाई दे रही है। सेल वॉल जो होती है ये जनरली 3 लेयर से बनी हुई होती है, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो आपको पता ही है। प्लांट के अंदर सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है। तो बहुत सी बार इसमें हेमिसेलुलोज भी पाया जाता है। तो सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी हुई जो सेल वॉल होती है उसकी अगर हम ग्रॉस स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ये 3 परतों से बनी हुई दिखाई देती है। सबसे बाहर की तरफ जो होती है वो उसकी मिडिल लैमिला होती है, मध्य पट्टिका होती है। मध्य पट्टिका के नीचे की तरफ देखेंगे हम तो क्या होती है, प्राइमरी वॉल होती है, और प्राइमरी वॉल के ठीक भीतर की तरफ सेकेंडरी वॉल यानी द्वितीयक भित्ति पाई जाती है। तो इस तरह से हम जब सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल जो होती है वो 3 परतों से बनी हुई होती है। अब ये जो सेल वॉल है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो प्लांट के सेल के लिए अगर हम देखें तो प्लांट सेल में सेल वॉल जो होती है वो एक उसको एक निश्चित आकार आकृति प्रदान कर रही है, एक निश्चित संरचना प्रदान कर रही है। उसके साथ में ही ये उसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है, और साथ में ही ये सेल को या सेल की जो इंक्लूजन्स हैं उन सबको क्या कर रही है, बाह्य आघातों से एक तरह से सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है, या हम कह सकते हैं सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका भित्ति जो होती है। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल का जो दूसरा घटक है वो उसका प्रोटोप्लाज्म है। हम यहाँ पर फ्लो डायग्राम में देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने एक पादप कोशिका की संरचना को 2 भागों में बताया। मैंने जैसे वहां पे आपको 3 भाग बताया तो कोई दिक्कत नहीं, वो 3 भाग हमने क्या दिखाया, इस तरह से हमने इसको छोड़ दिया यहाँ पर, और उसको कोशिका भित्ति या मेम्ब्रेन के बाद में हमने कोशिका द्रव्य और उसका न्यूक्लियस, इस तरह से 3 भाग बांटे। लेकिन हम यहाँ पर उस प्लांट सेल को 2 भागों में बांट रहे हैं, पादप कोशिका, कोशिका भित्ति, और दूसरा उसका जीव द्रव्य होता है जो कि कोशिका भित्ति के भीतर की तरफ होता है। अब ये जो कोशिका भित्ति होती है उसके भीतर की तरफ जो जीव द्रव्य होता है, ये जीव द्रव्य 2 चीजों से मिलकर बना होता है। उसके अंदर एक तो होता है उसका कोशिका द्रव्य जिसे हम साइटोप्लाज्म या हाइलोप्लाज्म कहते हैं। हाइलोसाइटोप्लाज्म एक्चुअली क्या है, एक तरह का
साइटो हाइलोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है और उसके अंदर कुछ लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलके इसको बना रहे हैं। हम उसको डिटेल में बात करेंगे। अब दूसरा जो घटक है उसका वो क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बारे में हम डिटेल में जाएं उससे पहले हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म या उसका प्रोटोप्लाज्म का, जो एक सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। ये कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो चीजों से बना हुआ होता है। एक तो उसके अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसा कि आपको बताया था मैंने आपको, एनिमल सेल के अंदर जहां पर सेल वॉल नहीं पाई जाती है वहां पर सबसे बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म को घेरे हुए या उसके प्रोटोप्लाज्म को घेरे हुए एक क्या क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। लिपिड बायलाइड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसमें दो तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और ये प्रोटीन अपना अपना रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या होती है, सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये एक तरह से कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर पदार्थों के आवागमन पे नियमन करती है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा इसके अंदर क्या होता है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ देखेंगे हम उसको या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको घेरे हुए रहती है वो क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं, यानी कोशिकीय अंतर्वस्तुएं होती हैं। इस कोशिकीय अंतर्वस्तुओं में हम देखेंगे हमने इसको दो भागों में बांट दिया है यहाँ पर। एक तो वे कोशिकीय अंतर्वस्तुएं जो जीवित प्रकार की होती है और दूसरी वो कोशिकीय अंतर्वस्तुएं जो मृत प्रकार की होती है। जीवित अंतर्वस्तुओं का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जीवित अंतर्वस्तुओं का मतलब होता है यहाँ पर हम देख पाएंगे एक तो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिकांग जिसे हम कहते हैं, ये कोशिकांग मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं या मेम्ब्रेन लेस हो सकते हैं। तो ये कोशिकांग जो होते हैं वो इसके अंदर जीवित अंतर्वस्तुओं के रूप में पाए जाते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एक श्वसन के अंदर मुख्य भूमिका निभाने वाला ऑर्गेनेल्स है। ये ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। और दूसरा जो है वो ऑर्गेनेल्स है हमारा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के बारे में आपने पढ़ा होगा। गोल्जी एपरेटस क्या कर रहा है, एक श्रवणकारी ऑर्गेनेल्स है या सेक्रेटरी ऑर्गेनेल्स है। और ये सेक्रेटरी ऑर्गेनेल्स का जो मेन फंक्शन क्या है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन के अलावा मॉडिफिकेशन भी करता है। बहुत सी बार कुछ ऐसे प्रोटीन्स बन जाते हैं जो कि न्यूक्लियस के जो कुछ प्रोटीन ऐसे बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जिनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है और इसकी वजह से या उनके मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो टॉक्सिक हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करने का काम करते हैं। गोल्जी एपरेटस के अंदर उसका मॉडिफिकेशन होता है। उसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा ये क्या करते हैं, सिक्रीशन का काम करते हैं। और गोल्जी एपरेटस जो होते हैं वो सेल या हमारा जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर बिखरे हुए रहते हैं। और ये कुछ स्टैक्स के रूप में यानी गद्दियों के रूप में दिखाई देते हैं और कुछ पुटिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सिस्टनी और पुटिकाओं से मिलकर ये बने हुए दिखाई देती संरचनाएं होती है, जिसके हम डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे जब हम एक एक ऑर्गेनेल्स लेंगे। फिर होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक और ऑर्गेनेल्स होता है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है या अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। दो प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जनरली लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि यहाँ पर रफ क्यों है, तो रफ होने का रीजन होता है यहाँ पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एटीएस टाइप के राइबोसोम्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसकी सतह जो होती है वो रफ या खुरदरी हो जाती है और इस वजह से इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में सेंट्रियोल्स हैं और वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं ये एक तरह से हम देखें जब प्लांट सेल छोटी होती है या हम कह सकते हैं कि यंग प्लांट सेल होती है उसके अंदर वैक्यूल का साइज छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट सेल की एज होती जाती है वैसे वैसे ये वैक्यूल जो होता है वो साइज में बड़ा होता जाता है। और ये वैक्यूल जो होता है उसके अंदर सेल से भरा होता है और ये सेल से एक भित्ति के द्वारा घिरा हुआ रहता है जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट के द्वारा घिरा हुआ रहता है। उसके बाद में हम और भी अन्य जीवित पदार्थ पाए जाते हैं जैसे अन्य सूक्ष्म अंतर्वस्तु हैं जिसमें होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि इसके अंदर इसके साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, बहुत सारी संख्या में पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसका जो निर्जीव पदार्थ है कोशिकीय अंतर्वस्तुओं के अंदर जो निर्जीव अंतर्वस्तुएं होती है वो कौन कौन सी है। तो निर्जीव अंतर्वस्तुओं को हमने तीन भागों में कैटेगराइज किया है, तीन भागों में बांटा है। एक तो संचित पदार्थ यानी रिजर्व मटेरियल पाया जाता है। ये रिजर्व मटेरियल जो होता है वो कोशिकाओं के अंदर रिक्तिकाओं के अंदर संचित अवस्था में पाया जाता है जिसे हम रिजर्व मटेरियल कहते हैं। और ये कोशिका को
मुश्किल परिस्थितियों में जीवित बनाए रखने के लिए सक्षम होती है। फिर उसके अंदर स्रावित पदार्थ पाए जाते हैं। स्रावित पदार्थ जो होते हैं वो कुछ स्रावितकारी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किए जाते हैं और ये भी निर्जीव होते हैं। और अपशिष्ट पदार्थ जो कोशिका की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ या हम एक्सक्रीटरी या वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसे हम कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ, जो कि उस कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो ये कोशिकीय पदार्थ मुख्य रूप से क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, इनका जीवन नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं एक और जीवित, मैं यहाँ पर बताना भूल गया था आपको, ये है प्लास्टिड्स। यहाँ पर लवक भी पाए जाते हैं जो जीवित अंतर्वस्तुओं के अंदर आता है। ये जीवित अंतर्वस्तु में प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट सेल का एक महत्वपूर्ण अंगक होता है या कोशिकांग होता है, जो कि 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हरित लवक हो सकता है, वर्णी लवक हो सकता है और अवर्णी लवक हो सकता है। हरित लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं और ये क्लोरोफिल जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई के रूप में कार्य करते हैं यहाँ पर। फिर होता है वर्णी लवक जो होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। जैसे अगर हम हरित लवक भी एक तरह का वर्णी लवक ही है, लेकिन उसके अंदर किस प्रकार के हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं, जबकि वर्णी लवक जो होते हैं उसमें विभिन्न रंगों के वर्णक पाए जाते हैं और ये विभिन्न प्रकार के वर्णक जो होते हैं वो उस पादप कोशिका को एक निश्चित रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। फिर अवर्णी लवक जो होते हैं, जनरली ये फ्रूट्स में अगर आपने देखे होंगे, फ्रूट्स के अंदर जो गुदा बना हुआ होता है उस फ्रूट्स का, ये किससे बना हुआ था, फ्लैशी पार्ट, ये अवर्णी लवक से बना हुआ होता है, जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये अवर्णक या हम कह सकते हैं ये रंगहीन होते हैं और इस वजह से हम इसको अवर्णी लवक भी कहते हैं। और ये एक तरह से भोजन या पोषक पदार्थों के संचयन का कार्य करते हैं। तो हमने देखा, मैं इस क्लास के अंदर आपको पुनः इस डायग्राम के द्वारा आपको ये चीज़ें वापस रिपीट करवा देना चाहूँगा कि सबसे बाहर की तरफ आपको ये जो दिख रहा है ये कोशिका भित्ति है, जो 3 परतों से बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति के भीतर की तरफ ये एक पतली झिल्ली दिखाई दे रही है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो चारों तरफ से साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य को घेरे हुए रहती है। साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं या जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य में क्या अंतर है, बहुत ही साफ है। कोशिका द्रव्य जो होता है वो जीव द्रव्य का एक भाग होता है, जबकि जीव द्रव्य जो होता है वो कोशिका द्रव्य के साथ साथ केंद्रक भी इसके अंदर या केंद्रक भी इसके अंदर इंक्लूड है। केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो जीव द्रव्य का एक भाग होती है, जो कि कोशिका द्रव्य को घेरे हुए रहती है। कोशिका द्रव्य के अंदर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जीवित और अजीवित प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वापस से इसका एक और अंगक जो होता है जो कि महत्वपूर्ण है, किसके अंदर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, यहाँ कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म के हमने 2 भाग देखे थे फ्लो डायग्राम के अंदर। एक तो क्या था एक जीव द्रव्य का या प्रोटोप्लाज्म का, एक तो कोशिका द्रव्य जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी की है। दूसरा जो भाग था वो था केंद्रक या न्यूक्लियस। ये कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, या हम कह सकते हैं इसको कोशिका का कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। कोशिका का कंट्रोल रूम क्यों कहते हैं केंद्रक को, क्योंकि कोशिका के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो किसी न किसी प्रोटीन के द्वारा संपन्न होती है, या हम कह सकते हैं इनके अंदर कुछ वाहक प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, केंद्रक के द्वारा कुछ कोडोन्स तैयार किए जाते हैं और ये कोडोन्स जो होते हैं वो बाहर आते हैं और बाहर आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रक के अंदर एक तो जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए के रूप में पाया जाता है, ये एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि कोशिका के सभी कार्य जो होते हैं उन पर नियंत्रण रखता है। केंद्रक के अलावा केंद्रक को हम अगर देखें तो केंद्रक को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं या 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे बाहर की तरफ केंद्रक कला होती है। केंद्रक कला जिस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर या केंद्रकीय छिद्र कहते हैं उसको। केंद्रक कला जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली होती है। केंद्रक कला के भीतर की तरफ केंद्रक द्रव्य होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन जालक पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये तीसरा भाग हो जाता है। क्रोमेटिन नेटवर्क जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, 2 प्रकार के पाए जाते हैं। फिर उसके अंदर केंद्रक के अंदर एक और चीज होती है जिसे हम केंद्रक का केंद्रक कहते हैं और उसको हम कहते हैं केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, जो कि केंद्रक के अंदर पाई जाती है। एक गोलाकार संरचना होती है, इस डायग्राम के अंदर आप देख पाओगे। यहाँ पर ये केंद्रक है। केंद्रक चारों तरफ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा घिरा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक भीतर की तरफ आप देख पा रहे हो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिस पर ये छिद्र दिखाई दे रहे हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर या केंद्रकीय छिद्र कहते हैं।
न्यूक्लियर पोर के भीतर की तरफ केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, और इस केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या होता है, एक तो न्यूक्लियोलस होता है जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, ये न्यूक्लियोलस है, केंद्रिक कहते हैं। और उसके अलावा उसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है, क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। और ये क्रोमेटिन जाल दो तरह का होता है, एक तो हेट्रोक्रोमेटिन होता है और एक यूक्रोमेटिन प्रकार का होता है। परिधि की तरफ जो होता है उसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं, और भीतर की तरफ केंद्र की तरफ जो होता है उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो इसके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कुछ वैक्यूल्स दिखाई दे रहा है आपको, गोल्जी एपरेटस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है ये गोल्जी एपरेटस है। प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, और ये प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम यहाँ पर देख पा रहे हो आप इसके अंदर। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बाद में हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे सेल के विभिन्न कोशिकांगों के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।